प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी सुबह फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और बच्चों हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्यों की द्वितीय प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे लाइट हमारी एक वेव की तरह और एक पार्टिकल की तरह, मतलब एक तरंग की तरह और एक कण की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बीच में कोई बोलता है कि कण की तरह व्यवहार करता है, कोई बोलता है कि तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो फाइनली इस चैप्टर ने इस चीज का सोल्यूशन दिया कि नहीं भाई, हमारा जो प्रकाश है वो तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है और वो कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो जो अभी तक हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ा था बच्चों, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, वो पढ़ा था। उस टॉपिक के अंदर हमने ये चीज प्रूफ करी कि यहां पर प्रकाश तरंग के बजाय कण की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि तरंग सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं हमारी ऑब्जर्वेशन को, हमारे प्रेक्षणों को समझा ही नहीं पा रहा था। ठीक है ना, तरंग सिद्धांत बोलता आई सीधे समानुपाती होता ए स्क्वायर के, तीव्रता बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। ठीक है, सारी बातें उलट पुलट हो गई थी। उसके बाद हमने प्रूफ करा कि नहीं भाई, यहां पर तो प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है। उस कण का नाम हमारे आइंस्टाइन भैया ने ऑलरेडी दे दिया था, जिसको अपन फोटोन बोलते हैं। उस फोटोन की ऊर्जा भी हमारा आइंस्टाइन भैया ने बता दी थी, जिसको अपन बोलते हैं एच न्यू। ठीक है बच्चों, तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आइंस्टाइन भैया को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, हाँ बच्चों, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है वो E = mc² के लिए नहीं मिला था, उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए। तो बच्चों आज अपन वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक है हमारी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, नोबेल प्राइज जिसके लिए उनको मिला था। और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 11.2 11.1 यानी 11.1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड बैक की एक्सरसाइज के अभ्यास प्रश्न के 11.1 और 11.2 ये प्रश्न अपन इसके साथ हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या था उसको समझते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, आइंस्टीन भैया ने क्या बोला, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि प्रकाश जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ऐसे नहीं, जैसे मान लो मैं किसी चीज में पानी डाल रहा हूं, एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाल रहा हूं। अब जब मैं पानी डालूंगा तो पानी तो एक समान रूप से बहेगा, कॉन्टिन्यूअसली बहेगा, लगातार बहेगा। अब अगर मैं मान लूं कि वो जो पानी के जो भी पानी बह रहा है वो बहने के बजाय छोटी छोटी बूंदों के रूप में आगे की तरफ गिर रहा है। तो ऐसा ही हमारे आइंस्टीन भैया ने भी बोला कि प्रकाश लगातार बहने के बजाय वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स की फॉर्म में बहता है या फ्लो करता है, गति करता है, जिसको अपन क्वांटा बोलते हैं। ठीक है ना, उसी से क्वांटम मैकेनिक्स हमारी बनी। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में गिरता है, जिसको अपन ने क्वांटा बोला था। और कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ ली थी, या इसको अपन फोटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब भाई जब ये, क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, तो जब ये प्रकाश किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी हमारा प्रकाश संवेदी पदार्थ, ठीक है ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब प्रकाश संवेदी पदार्थ पर गिरता है। ऐसे नहीं किसी पे भी डाल दो और इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए, ऐसे नहीं होगा, प्रकाश संवेदी पदार्थ पे डालना पड़ेगा। तो जब आप उसको प्रकाश संवेदी पदार्थ पे डालते हो, उसे लाइट को, एक्चुअली लाइट ही है बच्चों, ठीक है ना, आप कुछ और ना समझे, लाइट ही है। बस अपन ने बोला ये लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। तो आपने जब इसके ऊपर ही फोटोन डाले तो इस फोटोन को उस इलेक्ट्रॉन ने, जो कि इसमें मुक्त था इस मटेरियल में, उसने क्या कर लिया, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब मान लो कि मेरे पास एक फोटोन आता है, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन हूं, मैंने उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब उसने अपनी ऊर्जा मुझे ट्रांसफर कर दी। अब जब उसने मेरे को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करी तो मैं इस ऊर्जा का यूज दो चीजों के लिए करूंगा। पहला, मैं इस ऊर्जा का यूज मान लो ये कोई मेटल की बॉडी है, ठीक है, हमारे पास धातु की सतह है, तो उस धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए करूंगा।
अब मेरे पास कुछ ऊर्जा बच जाएगी तो उसका यूज मैं तेज भागने के लिए करूंगा, मतलब अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 100 रुपए दिए, ठीक है ना, तुम्हें एक बुक परचेस करनी थी, बुक की प्राइस थी मान लो 70 रुपए, तो तुमने मार्केट से जाके 70 रुपए में बुक परचेस कर ली। अब बच्चे कितने तुम्हारे पास पीछे, 30 रुपए। अब 30 रुपए में आप अपने मनपसंद की चीज परचेस कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं, तुम्हें चाट खानी है, तुम्हें जूस पीना, जो तुम्हें XYZ करना वो तुम उससे कर सकते हो, या तुम्हें कोई चीज परचेस करनी है तो वो भी तुम कर सकते हो, बस शर्त वो 30 रुपए में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी सेम चीज हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। मान लो एक फोटोन अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेकर आता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को, मुक्त मतलब जो इसमें फ्री है, इस हमारा जो भी धातु की सतह है उसके अंदर वो फ्री घूम रहा है, तो मान लो उसको बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको प्रोवाइड करवाया फोटोन ने, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए उस धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए, और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किस में यूज करेगा, वो उसकी अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में, ठीक है ना, वो किसके अंदर यूज करेगा, अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में, और ये धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये 100 रुपए 70 रुपए तो लिख के आ नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार फोटोन द्वारा या फोटोन द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फोटोन से मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ऐसे लिख देते हैं, फोटोन से मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा 2 रूपों में या 2 भागों में उपयोग की जाती है, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में अपन इसको यूज करते हैं, उपयोग की जाती है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है धातु की सतह से बाहर निकलना, ठीक है। तो पहले वो उस ऊर्जा का यूज किसके लिए करेगा, धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए। तो धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए अब भाई धातु की सतह से बाहर निकलने का क्या मतलब है कि हम उसको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैंने किससे लिखा था बच्चों, इसको मैंने लिखा था फाई नॉट से, ठीक है। हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो न्यूनतम ऊर्जा जो उसको उस सरफेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए, जिसको अपन ने फाई नॉट बोला था, वो हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। बची हुई ऊर्जा वो किसके लिए यूज करेगा, शेष ऊर्जा वो अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में यूज करेगा, ठीक है। तो बची हुई ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए करेगा, वृद्धि के लिए, ठीक है। उसको अपन लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो जब हम धातु की, मतलब हमारा जो फोटोन है, जो धातु की जो इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, उसको जो ऊर्जा वो दे रहा है, उसको अपन लिखेंगे बच्चों फाई। तो फाई यहां पर क्या है, हम यहां लिख देते हैं फोटोन द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा वो कितनी है बच्चों, फाई नॉट। उसके लिए वर्क फंक्शन यानी हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं कार्य फलन, ठीक है। और बच्चों बची हुई ऊर्जा उसके अंदर किसके रूप में हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो उसको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं के से, के यहाँ पे हो गई गतिज ऊर्जा। तो 100 रुपए का हिसाब कैसे करा तुमने, 70 रुपए की तुम अपनी बुक लेकर आए, 30 रुपए के तुमने गोलगप्पे खा लिए। तो यहाँ पे भी अपन बोलेंगे
कि फाई तुमने ऊर्जा दी, उसमें से फाई नॉट यूज हुई, बाहर निकलने के लिए बची हुई गतिज ऊर्जा के रूप में यूज हो गई, और जिसको अपन बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो बच्चों यहां से एक चीज और समझ आ रही है कि जो गतिज ऊर्जा है, थोड़ा इसका और रीअरेंज करते हैं, इसको यहां पे लेके जाते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा बच्चों किसके बराबर हो गई, फाई माइनस फाई नॉट। 5 ऊर्जा दी थी, 3 ऊर्जा बाहर निकलने में यूज हो गई, तो 2 जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में हमें मिल गई। ठीक है, अब बच्चों आइंस्टीन ने बात पहले ही बोल दी थी कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के। तो यहां पे अपन फाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एच न्यू से, माइनस हमने पढ़ लिया कि कार्य फलन के लिए अपन क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट क्या बच्चों, उसकी दहली आवृत्ति, न्यू नॉट क्या उसकी दहली आवृत्ति। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, यानी जो फाई नॉट वाला पार्ट है, वो पूरा का पूरा क्या बच्चों, कांस्टेंट। ये जो हमारा फाई नॉट है, ये किसी भी पर्टिकुलर धातु के लिए, जैसे सोडियम के लिए ले रहा हूं, सीजियम के लिए ले रहा हूं, प्लैटिनम के लिए ले रहा हूं, एल्यूमिनियम के लिए ले रहा हूं, ठीक है, जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उनके लिए क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो अगर बच्चों मैं गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर मैं गतिज ऊर्जा जो इसको अपन ने के से लिखा है और आवृत्ति जिसको अपन न्यू से लिखा है, उनके बीच में अगर ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा बनेगा वो अपन देखते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा याद करते हैं हमारी मैथमेटिक्स को। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में अपन एक इक्वेशन पढ़ी थी y = mx+c। जो बच्चे कनेक्टेड हैं फ्रॉम क्लास 11th, उन लोगों को मैंने 0th चैप्टर में पढ़ाया था, और जो बच्चे मैथ के हैं उन लोगों ने शायद 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूं, यहां पर m होती है बच्चों ढाल, c को अपन बोलते हैं y अंतखंड। तो अगर हम बात करें एक सरल रेखा के बारे में, तो ये सरल रेखा की एक समीकरण है। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, सरल रेखा की समीकरण। ठीक है बच्चों, ये सरल रेखा की समीकरण है, जिसमें ये जो है ना, यहां पे जो y एक्सिस पे जहां पे कट कर रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन c, और जो भी इसका ढाल है उसको अपन बोलते हैं m। ठीक है ना, स्लोप है इसका m। आई होप स्लोप सबको पता है, x अक्ष के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी इसने कोण बनाया उसका tan थीटा। ठीक है ना, या इसको अपन बोलते हैं del y/del x। ठीक है, ये चीज मैं डिटेल में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो बच्चों वापस उस इक्वेशन पे आते हैं जो भी अपन ने पीछे लिखी थी, k बराबर लिखा था अपन ने h न्यू माइनस h न्यू नॉट, जहां पे ये हमने बोला पूरा का पूरा नियतांक है और नेगेटिव और आ रहा है। अच्छा, अगर आपके पास c कभी भी नेगेटिव आ जाए, ध्यान से सुनना, c कभी भी आपके पास नेगेटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो ग्राफ हमारे पास प्लॉट होगा वो कैसा प्लॉट होगा, ऐसा कुछ। ये हमारे पास हो गया यहां से यहां तक का माइनस का c, ऑब्वियस ही बात है, जो भी पॉइंट यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव ही होगा, -3 -4 -2 या वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो अगर मैं गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, अब ध्यान से सुनना, ये जो है हमारा, ये बन गया तुम्हारा y, ये बन गया तुम्हारा x, तो ऑब्वियसली बन जाएगा आपका m, और ये पूरा बन जाएगा आपके पास c। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे समझ आएगा कि अगर मैंने y अक्ष पर गतिज ऊर्जा बनाई है और x अक्ष पर आवृत्ति बनाई है, तो जो मुझे मिलेगी वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो कुछ इस तरीके की होगी, जहां पर बच्चों इसका जो ढाल है वो हमें क्या देगा, उसका ढाल हमें देगा h, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस का h न्यू नॉट, जिसको अपन बोलते हैं इसका कार्यफलन। तो आप इसको ऐसे लिखो या सीधा सीधा फाई नॉट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसको आप चाहो तो फाई नॉट लिखो, चाहो तो इसको सिर्फ आप माइनस का h नॉट लिखो, एक ही बात है।
आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों एक चीज और है यहां पर, वो क्या है, आप यहां पे देखिए, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस वाले पॉइंट पर अब देखिए एक्स अक्ष पर वाई हमेशा 0 होता है, तो इस वाले पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी गतिज ऊर्जा 0 है। इस पॉइंट पे आपकी गतिज ऊर्जा क्या है, 0 है। अब गतिज ऊर्जा 0 कब होगी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है और मैंने उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर तो निकल गया, लेकिन बेचारा चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा है ही नहीं। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 70 रुपए दिए, अब तुम बुक परचेस करके आ जाओगे, मन भी कर रहा होगा गोलगप्पे देखने का, आजकल तो गोले वोले खूब चल रहे हैं, ठीक है, बर्फ का गोला, जूस वूस, गर्मी हो रही है तो वो देख करके भी जी तो ललचाएगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि पैसे नहीं बचे। 70 रुपए दिए थे, 70 रुपए बुक में खर्च हो गए तो कुछ नहीं बचा। सेम चीज हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ है। अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी ही है, मतलब वो सिर्फ धातु की सतह से बाहर आ सकता है, गति नहीं कर सकता। तो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 होगी और यहां जो हमें आवृत्ति मिलेगी बच्चों, वो किसके इक्वल होगी, न्यू नॉट। तो जो लाइन है जिस पॉइंट पे वो कट करके जाती है बच्चों, वो होती है उसकी दहली आवृत्ति। ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आया तुम्हारे पास, यहां के लिखा है, यहां पर न्यू लिखा है, ग्राफ बना हुआ है, यहां पे 0.1 लिखा है, 0.1 गुणा 10 की घात प्लस का 14, 14 लिखा नहीं गया मेरे से, 4 हो गया इसका, चलो मैं सही कर देता हूं। तो मान लो ऐसे 14 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा हर्ट्ज, मतलब ये हर्ट्ज में मापा जा रहा है और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपसे कोई बोल दे भाई मुझे बताओ इस धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान क्या है। अब बोलोगे सर ये रहा ना दहली आवृत्ति 0.1 गुणा 10 की घात 14। आपसे कोई बोले यार मुझे तो बताओ कार्यफलन कितना है, तो यार कार्यफलन का फॉर्मूला क्या पड़ा था, h न्यू नॉट। h का मान तुम्हें पता है 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34 होता है, और इसको आप गुणा कर दो, ये जो भी हमारे पास वैल्यू है आंसर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो ग्राफ का ना पूरा पोस्टमार्टम कर दो आप, है ना, जो अपन समझ सकते थे सब समझा दिया मैंने आपको ग्राफ में, कि ग्राफ में क्या चीज क्या हो सकती है। 5 हो गया है, 5 को वापस लिख देते हैं। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि ग्राफ में जो हमें y वाला पार्ट जो मिल रहा है, जिसको अपन y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं या y अंतखंड बोलते हैं, ये वाले को y अंतखंड बोलते हैं, ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा हमारी कार्यफलन का मान, और इसको x अंतखंड बोलते हैं। तो x अंतखंड में क्या देगा, दहली आवृत्ति। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे, एक एग्जाम्पल में नीचे डाल देता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं एक एग्जाम्पल अच्छा सा। यहां पे हमने गतिज ऊर्जा लिखी, यहां पे हमने आवृत्ति लिखी। मान लो मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ करे, पहला ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है। आपसे कोई पूछे भाई मुझे तो ये बता कि पहले मटेरियल की दहली आवृत्ति ज्यादा है या दूसरे मटेरियल की, मतलब किस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, या किसके लिए कार्यफलन का मान ज्यादा होगा। सब प्रश्नों का आंसर एक ही है। पूछे दहली आवृत्ति किसकी ज्यादा है, पूछे कार्यफलन किसका ज्यादा है, पूछे किस मटेरियल में से या किस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर है, क्या भाई, देख लो यार, इसकी दहली आवृत्ति कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसकी कम है। तो जो मटेरियल नंबर 2 है उसकी दहली आवृत्ति पहले वाले से ज्यादा है। मटेरियल नंबर 2 के लिए कार्यफलन का मान फर्स्ट वाले से ज्यादा है, नॉट। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान, किसके लिए दहली तरंगदैर्ध्य का मान ज्यादा है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जिसके लिए आवृत्ति ज्यादा होती है उसके लिए दहली तरंगदैर्ध्य हमेशा कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है E = h न्यू या फिर hc/λ, या इसको न्यू लिखूं, इसको भी नॉट लगा देता हूं। तो अगर आपके लिए आवृत्ति का मान ज्यादा, दहली आवृत्ति का, तो दहली तरंगदैर्ध्य का मान हमेशा कम होगा।
तो अगर आपसे दहली तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा जाए तो पहले वाले के लिए ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम वाले घुमा देते क्वेश्चन, ये तो सबको पता है, क्या नहीं पता, ये नहीं पता, बच्चा तो यहीं पर लटक जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन कि अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य हमेशा कम ही होगी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। चलो, तो बच्चों ये हमने ग्राफ वाली सारी कहानी पढ़ ली है, लेकिन मुझे अभी आगे और भी चीजें पढ़ानी है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। बच्चों अभी हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखा, E = h nu - h nu नॉट। बच्चों अगर मैं बोलूं कि भाई आपको इतना तो पता है ना, वो सेटअप याद होगा आपको, तो सेटअप के अंदर जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, थोड़ा सा फील करने के लिए वापस बना देता हूं मैं, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको रोकने के लिए तुमने इस प्लेट पर, दूसरी वाली प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया था। बोले ऋणात्मक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो जब इस सर्किट में, इस पूरे के पूरे परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 हो गया था, उस टाइम पे जो इसका वोल्टेज था, उस समय जो इसका ऋणात्मक विभव था, उसको अपन ने बोला था निरोधी विभव, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं V0 से। यानी इस प्लेट का वो ऋणात्मक विभव जिसकी वजह से सतह पूरे के पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए, या पूरे के पूरे परिपथ में धारा का मान 0 हो जाए, या आप ऐसा बोल दो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वाली सरफेस से इस वाली सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इसको दूर की तरफ धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम गतिज ऊर्जा को एक फॉर्मूले से और रिप्लेस कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा इस प्लेट द्वारा किए गए कार्य के बराबर भी होगा। तो बच्चों अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत क्लास 10th का, वैसे तो चैप्टर नंबर 2 में भी हम पढ़ेंगे कि भाई जो V होता है वो किसके बराबर होता है, W/Q के। तो बच्चों कार्य किसके बराबर हो जाता है, V × Q के। रोक किसको रहे हो, इलेक्ट्रॉन को, कितने वोल्ट से, V0 से। यानी गतिज ऊर्जा को बच्चों मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, eV0 से, जहां पे E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और V0 निरोधी विभव है, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना तुमने पोटेंशियल लगाया। ठीक है, तो जितना तुम्हारा इस प्लेट ने काम किया है उतनी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा अपन रिप्लेसमेंट करेंगे, इन सबको हटा देता हूं मैं, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको साइड में लिख लेना, इन सारी चीजों को। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं गतिज ऊर्जा को किससे रिप्लेस कर दिया, eV0 से, जहाँ पे V0 क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो बच्चों देखो, इसको हमने लिखा eV0 = h nu - h nu नॉट। V0 किसके इक्वल आया, h nu/E - h nu नॉट अपॉन E। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर मैं ग्राफ वापस प्लॉट करूं किस किस के बीच में, इस बार मैं करूंगा V0 और न्यू के बीच में, बनेगी तो मुझे अभी भी एक स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि इस बार मुझे जो स्लोप है, जो ढाल है, वो क्या देगी, h/E, ये हमें ढाल देगी। ठीक है, ढाल में क्या देगी, h/E, और ये जो हमारे पास y अंतःखंड है, हमें क्या देगा, h nu/E। ठीक है ना, आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। यहां इसको आप लिख सकते हो φ0/E। ठीक है, नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही बताइए। ठीक है, और ये तो हमेशा से जैसे पहले था और अभी भी ये न्यू नॉट ही देगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे हमने एक और इक्वेशन लिखी है इसकी, और आई होप सबको समझ आया होगा। और इस इक्वेशन को रटना मत, बस रटना मत, समझने की कोशिश करना, अपने आप ही लर्न हो जाएगी। चलो, अब क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ ली है, अब इसके ऊपर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। तो देखो बच्चों, ये है हमारा उदाहरण 11.2। अब आराम से एक बार रीड करो, फिर कोशिश करो करने की, नहीं मतलब वीडियो को पॉज करके, और नहीं होता तो फिर वीडियो वापस रिज्यूम कर लेना। चलो,
मैं आप लोगों के लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। यदि सीजियम का कार्यफलन इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अच्छा बच्चों कार्यफलन मतलब फाई नॉट, जो लिखा है पहले मैं लिख देता हूं, हल। हमें इसने बोला है कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब होता है वर्क फंक्शन फाई नॉट, और वो कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद परिकलित करना है सीजियम की दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति का मतलब बच्चों H हमारा सिर्फ न्यू नॉट, ठीक है। अब हम जानते हैं यार ये तो बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। फाई नॉट बच्चों किसके इक्वल होता है, H न्यू नॉट के। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और कर देता हूं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। फाई नॉट किसके इक्वल होता है, H न्यू नॉट के। तो न्यू नॉट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, फाई नॉट अपॉन H। प्रॉब्लम एक ही चीज की है, वो ये है कि फाई नॉट का मान जूल में होना चाहिए, तो अपन इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा करोगे जब जाके ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू में लिख देता हूं, और उसको H से डिवाइड कर दिया है, 6.63 गुणा 10 की घात -14। ठीक है बच्चों, आई होप इसके बाद सबसे कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आपका आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका उत्तर क्या आया, और उत्तर किस में आएगा, हर्ट्ज में, क्योंकि हम आवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आराम से आ जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप इसको 2.8 ले लेना, इसको 6.6 ले लेना, इसको 1.6 ले लेना। चलो मैं तुम्हें थोड़ा बता ही देता हूं। इसको 2.1 ले लिया, इसको 1.6 ले लिया, इसको 6.6 ले लिया, 10 की घात -19 तो है ही, प्लस का 34 हो गया। एक पॉइंट से तुम्हारा एक पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से नीचे 10 लिख देना। ठीक है ना, 3 की डबल सी कैंसिल हो जाएगा, जैसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 7 56, 56 को देखो मैंने ही कर दिया है कैलकुलेशन, 8 7 56 को 11 से डिवाइड करो तो ये 11 पंजे 55। ठीक है, बच्चा कितना, एक का हो गया 10, तो लगभग इसका 5.1 या 5.2 ऐसा कुछ आंसर आएगा, गुणा 10 की घात -19 प्लस का 34। तो -19 प्लस 34 बच्चों जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस का 15। ठीक है ना, अच्छा नीचे डिवाइड भी है, 10 भी है, ओके ओके ओके, नीचे 10 भी है, तो आपका आंसर आएगा 0.52। ठीक है ना, आई होप यही आंसर है। तो ये मैंने आपका आंसर भी निकाल दिया। इस तरीके से आप बहुत इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ा सा रिडक्शन करके। चलो अभी अपन से पूछ रहा है आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होगा अगर प्रकाशिक धारा को 0.60 वॉट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाता है। तो बेसिकली प्रश्न ये है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है कितनी। तो बच्चों देखो आसान है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था आपतित प्रकाश के बारे में बात चल रही है, अच्छे सुनना। हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। फाइन, सिंपल। फिर वापस रीअरेंज कर दो, वापस इसको उधर ले आओ। तो h न्यू किसके इक्वल होता है, k प्लस h न्यू नॉट। अब देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि k जो है वो किसके इक्वल है, ev नॉट के। ये लो, इतने पे तो पहुंच गए। अब वापस हमें तो आपतित प्रकाश के बारे में बात की गई है। आपतित प्रकाश मतलब यही है आपका आपतित प्रकाश, यही तो होता है। ये आपका क्या होता है, आपतित प्रकाश। इसकी तरंगदैर्ध्य पूछ रहा अपन से। अब बच्चों ईवी नॉट में, आपको ईवी नॉट में ये तो पता ही है, वी नॉट हमें दे ही रखा है 0.6। अच्छा एच न्यू नॉट कार्यफलन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, ये रहा 2.14 गुणा 1.6 जो भी है। ठीक है, इससे हमें आपतित प्रकाश की ऊर्जा मिल जाएगी कि कितने प्रकाश की ऊर्जा तुमने डाली है, क्योंकि इतनी ऊर्जा तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए थी, और इतनी
तुमने ऊर्जा दी उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें से 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा 0.6 बच्चों, 0.60 या 0.6 की बात है, प्लस 2.14। अब कुछ महान बच्चे इसको 2.2 लिख देंगे, है ना, 14 में 6 ऐड करके बोलेंगे सर 20 हो गया, लेकिन ये 6 नहीं एक्चुअली 60 है, ठीक है। तो हो जाएगा 2.60 में बच्चों 14 जोड़ो 74 हो जाएगा। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। और बच्चों ये किसके इक्वल है, एच न्यू के। बट मैं न्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तरंग दैर्ध्य मतलब उसका लैम्डा निकालना है। तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.6 गुणा 10 की घात 19 गुणा 2.74। रीअरेंज करो क्योंकि मुझे तो लैम्डा चाहिए, इसको उधर ले आओ। एच की वैल्यू में रख देता हूं 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34। सी का मान सब जानते ही, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8, और ये वैल्यू नीचे आ गई 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और गुणा 2.74। बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे आपको तरंग दैर्ध्य का मान मिल जाएगा। वही अगेन आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्मूथली रिड्यूस हो जाए। जैसे इसको 2.7 लिख दो, 3 से ही कट जाएगा, ठीक है ना, 9 बार कट जाएगा, फिर 9 से 6.66 लिख दो, इसको 16 लिख दो, तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन काफी रिड्यूस हो जाएगी। और जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि भाई हमारा ये उत्तर आया है। एक बार वापस कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्योंकि दूसरा थोड़ा सा टफ है, पहला तो आसान ही था। दूसरे में उसने हमें आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पूछी है। देखो जैसे वो वर्ड बोल रहे ना आपतित, इसका मतलब फाई के बारे में बात कर रहा, फाई नॉट के बारे में बात नहीं कर रहा। तो हमने पहले फाई को सेपरेट ही कर लिया, हमारा फाई तो था जो गतिज ऊर्जा प्लस उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी तुमने कार्यफलन दिया उसके बराबर होगा। इसमें कार्यफलन का मान सीधा सीधा था और गतिज ऊर्जा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमें निरोधी विभव दे रखा था। तो हमने क्या करा, उस गतिज ऊर्जा को EV नॉट लिखा, V नॉट निरोधी विभव है और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। हमने सॉल्व किया, भाई तो ऊर्जा आ गई पर मुझे तो तरंग दैर्ध्य चाहिए थी, तो ये एच न्यू के इक्वल था, उसको अपन ने एच सी अपॉन लैम्डा लिखा, रीअरेंज करा ताकि लैम्डा का हमें मान मिल जाए, यानी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान हमें मिल जाए। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सब कमेंट करना, देखें तो भाई आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान तुम कर पाते हो। चलो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बैक के कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आराम से रीड कीजिए और कोशिश कीजिए, देखते हैं आप लोगों से हो पाता है नहीं, क्योंकि आसान ही है प्रश्न तो। चलिए मैं भी पढ़ लेता हूं। 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम व न्यूनतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त कीजिए। अब देखते हैं इसका हल। बच्चों इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पे उच्चतम के साथ एक टर्म गायब हो गई है, वो इसकी आवृत्ति, उच्चतम आवृत्ति एवं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालनी। अभी आपको मैंने बोला था जब आवृत्ति उच्चतम होती है तो तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होती है, न्यूनतम। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना करें अपन लोगों को। तो भाग जाओ भाई भाग जाओ, ये भगा दिया हमने इसको, ठीक है। तो उच्चतम आवृत्ति निकालनी है और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकाल। तो बच्चों बहुत आसान सा प्रश्न है यार। देखो अभी हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, EV नॉट के, ठीक है ना, और हमें पता ये किसके इक्वल होता है, एच न्यू के। तो अगर हमें आवृत्ति पूछी है तो बच्चों आवृत्ति किसके बराबर हो जाएगी, EV नॉट अपॉन एच, सिंपल। ई तो हमें पता ही कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। V नॉट बोला उसने 30 किलो वॉट, ठीक है ना। 30 किलो वोल्ट का मतलब हो गया, किलो का मतलब होता है बच्चों 10 की घात 3, तो हो जाएगा हमारे पास 30 है ना, 30 गुणा 10 की घात 3 अपॉन एच का मान 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34। इसके बाद की कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ठीक है। सर बहुत आलसी हो गए आप, नहीं दिमाग में तो आता होगा तुम लोगों के, ठीक है। और आंसर किस में आएगा, हर्ट्ज में।
अब ये तो हमने निकाला है इसका उच्चतम आवृत्ति, तो अब जब आवृत्ति उच्चतम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, न्यूनतम होगी। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है न्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, सी बाय लैम्डा। तो जो भी हमारा मान आ रहा है ये आप सॉल्व करोगे ही, तो हमें तो लैम्डा चाहिए ना, तो रीअरेंज कर दो, लैम्डा उधर, ये सारा इधर मटेरियल। सी तो हमारा 3 गुणा 10 की घात 8, ये 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34, और नीचे आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुणा 30 गुणा 10 की घात 3, ये हमें मिल जाएगा लैम्डा। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा बच्चों मीटर में। तो इसको भी आप आंसर को मेरे को कमेंट करके बताएंगे। 2-3 आंसर हो गए, पहले का एक प्रश्न का आंसर और यहाँ के 2 प्रश्न, ये 2 पार्ट के आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों चलते हैं इसी के एक और प्रश्न की तरफ, वो है 11.2। आराम से आप लोग रीड कीजिए और रीड करने के बाद देखिए कि आप लोगों से कितना हिलता है ये प्रश्न। चलिए, आई होप सबने ट्राई किया होगा। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे 14 मिसिंग है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलो, तो क्या है, सीजियम धातु का कार्यफलन। बच्चों जहां आ जाए भाई कार्यफलन मतलब फाई नॉट, कार्यफलन मतलब फाई नॉट, वो कितना है हमारे पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इस पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यानी यह है न्यू की वैल्यू, क्योंकि आप इतनी आवृत्ति की लाइट, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे डाल रहे हो, तो बच्चों ये हो गया तो हमारे पास न्यू कितना 6 गुणा 10 की घात 14। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू को आप जूल में कन्वर्ट कर लो, 2.14 गुणा 10 की घात इंटू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है इससे धातु पृष्ठ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा, आसान सा प्रश्न है यार, अभी पढ़ा था। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसमें से एच न्यू नॉट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, एच न्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो क्या 6.63 गुणा 10 की घात माइनस का 34 गुणा 6 गुणा 10 की घात 14 माइनस 2.14 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप सबको इतनी बात क्लियर है। और बच्चे इसके आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, सर सारी कैलकुलेशन हमारे लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये आंसर किसमें आएगा, जूल में। यस, इसमें इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके काम तुम्हारा बन जाएगा। निरोधी विभव पूछा जा रहा है, तो बच्चों अगेन आसान सा पार्ट है। हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, ई वी नॉट के। तो अगर मुझे वी नॉट निकालना है तो के बट्टा मैं क्या कर दूंगा, ई। के का मान कहां से आएगा, पीछे से आएगा बच्चों, यहां से। ठीक है, तो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 0.512। ठीक है, 0.512 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल, ये आंसर आ रहा है इसका। और पीछे इसका यूज अपन कर सकते हैं, कहां गए, हाँ ये रहा, 0.512 गुणा 10 की घात माइनस 19 अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई है। और चाहो तो पॉइंट हटाओ, नीचे 1000 लिखो, ऊपर 10 लिखो, छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन। फिर 16 से डायरेक्ट आती है टेबल, तो अच्छी बात है। ये तो 4 से काटो, 8 से काटो, जिससे भी आप काटना चाहो। 4 चौक 16, 4 एकम 4, एक बच गया, वो गया 11, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो आंसर है 32/100। सॉल्व करोगे कितना आएगा बच्चों, 0.2 वोल्ट में ही बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमारा इसका आंसर आ गया। सी पार्ट हमसे क्या पूछा गया है,
उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल कितनी होगी, मतलब जब वो गति कर रहा है तो कितने अधिकतम वेग से करेगा। जो बच्चों अगेन आसान प्रश्न, क्योंकि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। तो हमें तो वेग पूछा गया और क्या, वेग या चाल, तो कितना हो गया 2k/m, v² के बराबर है। तो बच्चों v किसके बराबर हो गया, रूट में 2k/m। तो यहां पर बस मान रखना है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इसका मान तो हमें पता ही है 0.512 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ और नीचे रखना है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31। अब बच्चों कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए बता देता हूं। एक काम आप लोग कर सकते हो, 5 दूनी 10, इसको 0.5 मान लो और इसको 2 मान लो और नीचे 9 लिख दो। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मैं पहले कह देता हूं, नीचे 9 आ ही रहा है। यहां पे देखिए माइनस का 19 आ रहा है और प्लस का 31 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो देखो 5 दूनी 10, 1 हो गया, ठीक है, टेंशन खत्म। ऊपर देखो -19 प्लस 31 कर लो बच्चों, बचेगा 12। लो भाई सारी टेंशन खत्म। ऊपर आ रहा है 10⁻12, नीचे आ रहा है हमारे पास 9, इसका रूट लोगे तो 10⁻6 और इसका आ जाएगा 3। इसके बाद तो यार महारथी हो तुम लोग कैलकुलेशन करने में। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग मान इसका आ रहा है 0.339, ठीक है ना, काफी फास्ट भाग रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। 0.33 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ठीक है। तो बहुत देखो कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेशन कर डाली चुटकियों में, ठीक है। तो आई होप बच्चों को यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आज के जितने भी टास्क हमने सारे फुलफिल कर लिए। हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, बैक के क्वेश्चंस करने हैं, सब कर लिया। तो आई होप सबको बहुत मजा आया होगा, सबको समझ आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास अपन यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर देना बच्चों। और हमारा जो पेड बैच है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दे रहे हैं, तो वो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहा है तो फटाफट से कर लो यार, उसमें बहुत सारे फीचर्स तुम लोगों को मिलने वाले हैं। और 100 आउट ऑफ 100 की मैं गारंटी ले रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो कर लो, 100 आउट ऑफ 100 आपके पक्के, ठीक है। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।